Hello students, I am Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I will explain you management as science, art और profession. इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था 1.1 जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। यानी कि मैनेजमेंट के बारे में हमने समझा था कि मैनेजमेंट होती क्या है। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। क्या आप उसको साइंस कहेंगे, क्या आप उसको आर्ट कहेंगे या फिर उसको प्रोफेशन कहेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट को क्या कहा जाए, अ साइंस और एन आर्ट। सो बहुत सारे जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है इस बात को लेकर के कि मैनेजमेंट क्या है, क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है या क्या वो प्रोफेशन है। इस चीज़ को लेकर के ही हम इस चैप्टर के अंदर उस साइंस के बारे में पढ़ेंगे, साइंस को कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ, आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट को कंपेयर करेंगे और प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोफेशन के साथ कंपेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे मैनेजमेंट एज साइंस, कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, उस वो चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैनेज साइंस क्या होती है। तभी हम देख पाएंगे कि मैनेजमेंट को हम साइंस बोलें या ना। तो नंबर 1 पे साइंस सीम्स टू हैव द फॉलोइंग 3 करेक्टरिस्टिक्स। साइंस के अंदर ये 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। या साइंस का पता हमें कैसे पता चलता है कि वो साइंस है। नंबर 1 पे सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के अंदर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि उसे उसमें आपको थ्योरी वर्क पहले सबसे बताया जाता है कि भाई अगर कोई 2 फॉर्मूले हैं और वो 2 फॉर्मूले इस तरीके से बनेंगे और तीसरा फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, तो वो उसके पीछे की थ्योरी आपको सबसे पहले बताई जाती है। यानी कि अगर कोई इंजीनियर बन रहा है तो उसने उससे पहले अपनी डिग्रीज हासिल कर रखी हैं, थ्योरी हासिल कर रखी है, यानी कि एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हासिल कर रखी है। नंबर 2 पे इसके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो आज तक साइंस ने जितनी भी इन्वेंशंस की हैं उनके पीछे उनकी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहे होते हैं। तो साइंस कैसे बनती है, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत लंबे समय तक के चले होते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत साल लग जाते हैं, कई हज़ारों साल लग जाते हैं, और कुछ के अंदर कोई 2-4 साल का एक्सपेरिमेंट होता है, अगर कम से कम है अगर लेके चले तो नंबर 1 पे एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है साइंस के अंदर हमेशा। और नंबर 2 पे इसके अंदर प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के बेस होते हैं, बहुत लंबे टाइम से बने होते हैं। और नंबर 3, इसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल है। अगर इंडिया के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करोगे उसका रिज़ल्ट भी सेम आएगा जो अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो भी सेम ही आएगा उसका रिज़ल्ट। तो इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ये कहीं भी किसी भी हालात में किसी भी सिचुएशन में आपको सेम रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं मेन करेक्टरिस्टिक्स साइंस के। अब हमें ये टेस्ट करना है क्या ये सारे करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर होते हैं या नहीं होते। नंबर 1 पे अगर हम बात करें सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की, तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर होती है। जैसे कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में, या इसके प्रिंसिपल्स भी होते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट करने से पहले इसकी बॉडी ऑफ नॉलेज भी होती है जो किसी मैनेजर को सफिशेंट नॉलेज प्रोवाइड करती है ताकि वो हर टाइप के डिसीजन ले सके। तो पहले पॉइंट के मुताबिक मैनेजमेंट क्या है, साइंस कहला सकती है। नंबर 2 पे है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स के बेस होते हैं, तो क्या ये मैनेजमेंट के अंदर भी होते हैं? बिल्कुल सही बात है। जो भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के अंदर हैं
जो किसी भी मैनेजर को टाइम टू टाइम गाइड करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सो वो प्रिंसिपल्स आपके मैनेजमेंट के अंदर भी मौजूद होते हैं, और वो प्रिंसिपल्स ऐसे ही नहीं बने, वो प्रिंसिपल्स बहुत टाइम लेकर के बने हैं। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ऑथर्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन सब का। उन्होंने खुद से अपने बिजनेस में इन चीज़ों को लागू किया प्रिंसिपल्स को, और उनका रिजल्ट चेक करके देखा, तो ही वो प्रिंसिपल्स निकल के सामने आए हैं, जैसे कि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स या एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स। इनके बारे में हम आगे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, ये एक्सपेरिमेंट के बेस होते हैं। ये बहुत टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद बने होते हैं, यानी कि इनके ऊपर मेहनत करके ये एक्सपेरिमेंट्स प्रिंसिपल्स बने होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स थे। मैनेजमेंट के अंदर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी होता है। मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत लंबे समय से एक्सपेरिमेंट के दौरान ही बने होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट से साइंस साबित हो गया है मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। कि अगर हमने साइंस का एक एक्सपेरिमेंट किया इंडिया के अंदर, उसने हमें कुछ रिजल्ट दिया, तो वैसा ही रिजल्ट वो किसी भी कंट्री के अंदर कहीं भी देगा। यानी कि साइंस की वैलिडिटी यूनिवर्सल है, पूरी वर्ल्ड के अंदर एक ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके भी वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है। ये हम इसका करेक्टरिस्टिक फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट की वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है, वो कहीं भी एप्लीकेबल होती है, किसी भी कोने में, किसी भी हालात में। सो इस पॉइंट से भी हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, द मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज परफेक्ट साइंस बट एज इट्स प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज विद टाइम, सो बेटर टू कॉल इट अप्लाइड साइंस। यहाँ पे हमने मैनेजमेंट को प्रॉपरली साइंस नहीं बोला, बगैर कि इसके जो साइंस के साथ तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं वो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अप्लाइड साइंस ही क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज विद टाइम। कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आप उनको चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं प्रिंसिपल्स को ही आगे से आगे लेकर चलोगे तो वही वाले सेम रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। दे आर सब्जेक्टेड टू चेंज। वो हालातों के अनुसार आप उनको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, अगर आपको वो सूटेबल नहीं बैठ रहे हैं तो। सो इस तरीके से हम उसको अप्लाइड साइंस कहेंगे, सॉफ्ट साइंस कहेंगे, हम उसको प्रॉपरली साइंस नहीं कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट को एज अ साइंस सिर्फ अप्लाइड साइंस ही कह सकते हैं। ये इसका फर्स्ट कंक्लूजन है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो आर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट के अंदर भी होती हैं, उसको टेस्ट करेंगे। नंबर 1 पे आर्ट के अंदर कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 पे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो कोई भी कलाकार है, आर्टिस्ट है, उसके पीछे एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि गाना गाने के लिए सरगम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग करने का एक कला ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। कि अगर मान लो किसी की पिक्चर आप बना रहे हो तो उसमें चेहरे का प्रपोर्शन कितना रहता है, बॉडी का प्रपोर्शन कितना रहता है, लेग्स का प्रपोर्शन कितना रहता है। तो ये सब कुछ नॉलेज पहले प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद ही कोई व्यक्ति आर्टिस्ट बन सकता है। सो आर्ट के अंदर एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। ये हम पिछले पॉइंट्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर भी। और ये भी आपको पता है कि मैनेजमेंट में भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्ट का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। सो इसके अंदर जो काम होता है वो पर्सनलाइज्ड स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि अगर एक सिंगर की हम बात करें तो एक सिंगर दूसरे सिंगर से डिफरेंट होता है, चाहे वो एक ही प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एक ही थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक सिंगर दूसरे सिंगर जैसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी वॉइस के अंदर फ़र्क हो सकता है, उनकी अपनी ही स्किल्स होती हैं गाने को गाने की। दोनों की स्किल्स के अंदर अपना अपना तजुर्बा होता है। सो अगर हम किसी पेंटर की भी बात करेंगे
तो पेंटर भी सारे सबका आर्ट एक जैसा नहीं हो सकता, उनके अंदर की जो स्किल्स हैं वो अपनी अलग अलग होती हैं, सबकी स्किल्स जो होती हैं आर्ट के अंदर वो अलग अलग होती हैं। सो ऐसे में किसी भी आर्ट के अंदर जो स्किल्स होती हैं वो पर्सनलाइज्ड होती हैं, सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती हैं। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनलाइज्ड स्किल्स होती हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट के अंदर जब भी कोई मैनेजर, एक मैनेजर डिसीजन ले रहा है और दूसरा किसी और तरीके से डिसीजन ले रहा है, यानी कि जो मैनेजमेंट करने का तरीका है वो सभी मैनेजर्स का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनलाइज स्किल्स होती हैं, यानी कि हर एक मैनेजर अपने तरीके से मैनेजमेंट करता है, वो अपनी पर्सनलाइज स्किल्स से मैनेजमेंट करता है। इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनलाइज स्किल्स होती हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं। तीसरा है आर्ट का करेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो देखिए, अगर आप मान लो कि एक पोट बनाने लग गए, एक घड़ा बनाने लग गए हो, तो अगर आपका पहला दिन है तो आप एक टूटा फूटा सा बनाओगे, मतलब कि अच्छे शेप वाला नहीं होगा। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, बार बार उसको बनाते गए, तो आप एक अच्छी शेप वाला पोट बना सकते हो, घड़ा बना सकते हो। सो यहाँ पे वही बात लागू होती है आर्ट के अंदर हमेशा ही, कि कला तब आपके अंदर आएगी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे उस चीज़ की। अगर कोई पेंटर है तो एक दिन में वो पेंटर नहीं बन जाता है, उसको वो पेंटिंग, अच्छी पेंटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो ऐसे में तीसरा है कि ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, उस हिसाब से ही आर्ट जो है आपके अंदर चमक के आता है। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा होता है? बिल्कुल। अगर आपने आज ही एमबीए की है और आज ही आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो 10 साल से एक मैनेजर मैनेजमेंट कर रहा है और आपने फर्स्ट डे में जो मैनेजमेंट की है, आप में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वहाँ पे जो मैनेजर ने 10 साल मैनेजमेंट की है, उसके बीच में और आपके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मैनेजमेंट के अंदर आर्ट हासिल कर लिया है, कला है उसको मैनेजमेंट करने की, वो टाइम टू टाइम अच्छे डिसीजन ले सकता है, जो डिसीजन आप अच्छे नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के बेस भी होती है। ये आर्ट का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस तरीके से अगर तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट आर्ट के फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट को हम आर्ट बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि मैनेजमेंट को आर्ट या साइंस कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? Therefore, we can say that management is both a science as well as art। कि मैनेजमेंट ना ही साइंस है ना ही आर्ट है, ये दोनों ही है, जिसमें सॉफ्ट साइंस भी है और आर्ट भी है। नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो प्रोफेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट के अंदर होती हैं या नहीं, इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो एक प्रोफेशन होने के कारण प्रोफेशन कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे प्रोफेशन के अंदर आते हैं, जितने भी लॉयर्स हैं वो सारे प्रोफेशन के अंदर आते हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यानी जिसको हम सीए बोलते हैं, जो अकाउंटेंसी का काम करते हैं, वो भी प्रोफेशन के अंदर आते हैं। तो क्या मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन कहा जाए? क्या एक मैनेजर प्रोफेशनल हो सकता है या नहीं हो सकता? तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 पे मैनेजमेंट के अंदर क्या होना, सॉरी, प्रोफेशन के अंदर कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट में क्या वो करेक्टरिस्टिक फॉलो होता है या नहीं होता है। तो नंबर 1 पे है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जो प्रोफेशन है उसके अंदर एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यानी कि अगर लॉयर बनना है, अगर कोई व्यक्ति लॉयर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको एलएलबी की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हासिल करना होगा, लॉज के बारे में जानना होगा। या डॉक्टर है तो उसके लिए उसको एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो करनी होगी। यानी कि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज उससे पहले उसको होती है। सो
क्या मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। मैनेजमेंट के पास भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारी ऐसी जो जिसको कहेंगे हम के प्रिंसिपल्स के अलावा जो स्किल्स हैं जो लोगों ने पहले से यूज़ कर रखी हैं, वो स्किल्स की बहुत सारी थ्योरी पड़ी हुई है जो मैनेजर्स को हेल्प करती हैं टाइम टू टाइम डिसीजन लेने के लिए। सो मैनेजमेंट को एज अगर प्रोफेशन इस पहले पॉइंट के साथ लिंक करें तो यस बिल्कुल कि मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जैसे कि प्रोफेशन के अंदर होता है। नंबर 2 पे है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का सबसे पहले मीनिंग क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्या ये आप बताइए कि क्या हर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो क्या हर एक व्यक्ति लॉयर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? डॉक्टर के लिए उसके पास एमबीबीएस और साथ में लाइसेंस होना चाहिए। लॉयर के पास उसकी डिग्रीज एलएलबी की या उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रोफेशन के अंदर एंट्री नहीं हो सकती, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जिसके पास कुछ खास तरीके के लाइसेंसिंग या फिर जो नॉलेज है वही उस प्रोफेशन को चूज़ कर सकता है। सो जो पहला हमने किया था उसके अंदर आपका प्रोफेशन था। अब मैनेजमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है या नहीं? बिल्कुल नहीं। अब ऐसा नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट के लिए कोई खास डिग्री है या कोई खास लाइसेंस है तो ही आप मैनेजमेंट कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति शॉप खोल रहा है अपनी, और वो शॉप खोलने के बाद क्या वो मैनेजमेंट नहीं कर रहा अपनी शॉप को चलाने के लिए? या उसने कोई बिजनेस किया, क्या वो बिजनेस चलाने के लिए मैनेजमेंट नहीं कर रहा? मैनेजमेंट कर रहा है। क्या वो बिजनेस चलाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो यहाँ पे अगर बिजनेस को चलाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब मैनेजमेंट करने के लिए भी कोई लाइसेंसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट के अंदर नहीं होती। तो सेकंड पॉइंट के अंदर प्रोफेशन नहीं कह सकते मैनेजमेंट को। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती है? एक ऐसी एसोसिएशन जो सभी प्रोफेशनल्स को गाइड करती है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम करती है और उनको सुपरवाइज करने का काम भी करती है कि कहीं वो गलत प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए है, मेडिकल की भी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है जो उनको गाइड करती है, जो उनको रूल्स बताती रहती है, जो उनका लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। सो अगर कोई गलत प्रैक्टिस करता है तो उनके लाइसेंस जो है वो रद्द कर देती है। तो क्या मैनेजमेंट के लिए भी कोई ऐसी एसोसिएशन है? मैनेजमेंट के लिए एसोसिएशन है, इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है, लेकिन वो किसी भी मैनेजर को कोई लाइसेंसिंग प्रोवाइड नहीं करती है, उनको गाइड नहीं प्रोवाइड करती है, और ना ही वो उनको गलत प्रैक्टिस करने पे कोई पेनल्टी लगाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होती है। चौथा है एसेंशियल को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स। सो अगर अगर कोई डॉक्टर है वो कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि उसको पेशेंट्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। ऐसे ही लॉयर के भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट के भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं? नहीं, मैनेजमेंट के कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं। सिर्फ बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस को कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, वो भी उसकी मर्जी है। लेकिन मैनेजर्स के लिए कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं। तो पांचवा है आपका सर्विस मोटिव। डॉक्टर्स, लॉयर्स ये सारे सर्विस मोटिव से काम करते हैं। मतलब कि इनका पहला उद्देश्य लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, बाद में इनका जो मोटिव है पैसा कमाना वो फुलफिल करना होता है। ऐसा ही मैनेजमेंट के अंदर होता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट हमेशा ही प्रॉफिट मोटिव से काम करती है। वो उनका जो सर्विस मोटिव है वो बाद में है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव पहले होता है। तो यानी कि फिफ्थ फंक्शन के अंदर भी आप मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रही है प्रोफेशन के, इसीलिए हम मैनेजमेंट को इस घड़ी के अंदर, इस टाइम के अंदर अभी प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फॉलो नहीं कर रही है मैनेजमेंट। सो अभी जब इंडिया के अंदर डेवलप हो जाएगी थोड़ी सी मैनेजमेंट, जब इसके प्रोफेशनल एसोसिएशन होगी, जब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी कि कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, जिसके पास कोई ख़ास तरीके की डिग्री है वही कर सकता है, जब इसके अंदर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएंगे और जब इसके अंदर सर्विस मोटिव आ जाएगा, उस टाइम पे ही हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहेंगे। हाल के टाइम में हम इंडिया के अंदर मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं या नहीं, क्या नेचर उसका साइंस है। तो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि बिल्कुल उसको सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है। क्या उसको आर्ट कह सकते हैं कि नहीं, ये भी हमने डिस्कस किया कि बिल्कुल वो सारे करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है, उसको आर्ट भी कह सकते हैं। और लास्ट में इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि क्या उसको प्रोफेशन कह सकते हैं कि नहीं, उसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स को मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम उसको प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के लेवल कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।